ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना जिंदगी पूरी बदल जाती है क्योंकि यहाँ से अब न्यूमेरिकल्स आने शुरू होंगे। अगर मैं बोलूं प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का ग्राफ बताइए, यही होगा। स्लोप कितना होगा? केएच के बराबर। गैस ऐसा मत ले लेना जो कोई रिएक्शन कर जाए, बहुत टेम्परेचर लो कर दो तो बेचारा लिक्विड जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा, वो क्या हो जाएगा? वो फ्रीज होना चालू हो जाएगा। भाई 7 घंटे पढ़ ले, रात को सुबह उठना है, प्रैक्टिस करना है, कहानी खत्म। लेकिन अब सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है, 7-8 घंटे कौन पढ़ता है सर? हाँ 2 घंटा बीता है सर, ब्रेक दे दीजिए। कि भैया हेनरीज लॉ की बात कर रही है तो एनसीईआरटी में देखो यही डायलॉग मिल जाएगा। एनसीईआरटी का भी डायलॉग सुनाया था मैं, लेके आया था मैं एनसीईआरटी का डायलॉग। एनसीईआरटी में ये बोला जाता है, देखो एनसीईआरटी में ये बोला जाता है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि हेनरीज लॉ किसको बोलेंगे सर? हेनरीज लॉ किसको बोलेंगे? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब अगर कोई गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू गैस इन सॉल्यूशन is equals to kH of gas into mole fraction of gas in solution। यही बोल रहा है, यही होता है। अच्छा इसको और बड़ा करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। यही आएगा फॉर्मूला, शायद यही लिखोगे ना, शायद यही लिखोगे पक्का। सर प्रेशर क्या होगा? केएच इंटू, यही लिखेंगे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहां पर क्या हो जाए? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा मतलब नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड। मतलब नंबर ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड लिख सकता हूं। तो इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू केएच ऑफ गैस इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड भी यूज कर लेते हैं। क्योंकि यहां सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। गैस इन लिक्विड में ये फॉर्मूला, हेनरीज लॉ का ये फॉर्मूला खूब यूज होता है। ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज होगा, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला भी यूज होगा, बट ये वाला ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू गैस। आप कैलकुलेशन में बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। हो जाएगा सर। चलिए अब मुझे बोला गया कि सर ये हेनरीज लॉ हो गया। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट देखो, और स्टेटमेंट देखना, ये देखो हेनरीज लॉ का और ज्यादा स्टेटमेंट देखो कैसे कैसे है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वही सब बातें फिर से वही। ये एनसीईआरटी का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 2-3 लाइंस आपको खूब देखने को मिलेंगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दिस, पी इज इक्वल्स टू केएच इनटू काई। केएच क्या होगा? हेनरीज कांस्टेंट। अब यहां पर ध्यान सुनना, पहले एक बात बताना, प्रेशर इज इक्वल्स टू केएच इनटू काई कर दिया। ध्यान सुनना, अब कुछ क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। चलिए अगर मैं बोलूं प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का ग्राफ बताइए, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हो गया? काई का ग्राफ, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का ग्राफ कैसा नेचर होगा? प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का ग्राफ का नेचर कैसा होगा? यही होगा। स्लोप कितना होगा? केएच के बराबर। स्लोप कितना होगा? केएच के बराबर। ध्यान सुनना, अब मैंने बोला नॉर्मल केस में, नॉर्मल, चलिए अगर मैं बोलता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉर्मली अगर कोई बोल दे, नॉर्मली हमने बोला भी था कि भैया नॉर्मल टाइम पे प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो क्या बोलूंगा? P इज इक्वल्स टू केएच इंटू काई। और यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दिया जाएगा? सॉल्युबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल दिया जाएगा? सॉल्युबिलिटी। अगर केएच और सॉल्युबिलिटी का ग्राफ बनाया जाए, केएच और काई का ग्राफ बनाया जाए या सॉल्युबिलिटी का ग्राफ बनाया जाए, तो ये क्या बनेगा? सॉल्युबिलिटी या फिर काई का ग्राफ बनाया जाए तो ये कैसा ग्राफ बनने वाला है? इनवर्स ग्राफ बनेगा क्या? इनवर्स ग्राफ बनेगा क्या? अगर, क्योंकि नॉर्मली कोई बोले सर कैसे, अरे भैया नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, केएच क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और इनवर्स का रिलेशन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा एक और बात, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैं उससे पहले एक बात लिख दूं,
सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अब दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से देखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अरे हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात हमें पता चल गई है। चलिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सर क्या होगा, काई की वैल्यू या फिर सॉलिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉलिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात बोल सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम करूंगा, अगर टेम्परेचर कम करता हूं तो सर केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये देख लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको एक टेबल दिखेगी एनसीईआरटी की, उसके अंदर मिल जाएगा, तो ये देख लीजिएगा। श्योर हो? अब देखो, ये देखो एनसीईआरटी में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये टेबल मिल जाएगा। क्या बोला है देखना, ये लाइंस देखना, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। वर्ड्स देख ध्यान सुनिएगा, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। और अब मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, बताना ट्रू है या डिफरेंट है, ट्रू है या वो है। सर डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केएच एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये भी चलेगा। अरे सही है ना, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे या बोल दे हाई टेम्परेचर्स पे चलेगा, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे देख लो ना, अपने पास 298 पे इसकी वैल्यू अलग है सर, 303 पे अलग वैल्यूज आ रही है। तो ये ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना कि भैया ये अलग सेम टेम्परेचर में ही बोले, अलग टेम्परेचर में बोले, बहुत रियल है कि भाई केएच की वैल्यू ओवरलैप कर जाए, दो लोगों की केएच की वैल्यू बहुत अलग अलग रहती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी कम होगी, सॉलिबिलिटी गैस की कम होती है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या फिर मोल फ्रैक्शन की बात करें कम होगी, केएच की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। शायद चार्ट को देखो और देख लो, चार्ट देखिए और आपको पता चल रहा होगा, इस चार्ट को देखिए आपको पता चल जाएगा। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस 293 पे क्या वैल्यू है, इतनी, और नाइट्रोजन गैस 303 पे क्या वैल्यू आ रही है, इतनी। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सर, केएच की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच की वैल्यू बढ़ रही है, केएच की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है। ऑक्सीजन का केस में देखो, ऑक्सीजन 293 इतनी वैल्यू, ऑक्सीजन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया सर ये भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं केएच की वैल्यू बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे केएच की वैल्यू बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी। चलो अब बताओ, प्रेशर बढ़ाएंगे तो केएच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो केएच की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, जल्दी बताना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो केएच की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और सॉल्युबिलिटी जब बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगा। तो सर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगा तो केएच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। पक्का केएच की वैल्यू डिक्रीज करेगी, श्योर हो? तो बस ध्यान रखिएगा, ये केएच की वैल्यूज हैं। आइए लिमिटेशन क्या है इस गैस, इस हेनरीज लॉ का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन भैया दो है, ठीक है, दो मेजर लिमिटेशन है। एक कि भैया गैस ऐसा मत ले लेना, गैस ऐसा मत ले लेना जो कोई रिएक्शन कर जाए, पता चला रिएक्शन कर गया तो फायदा ही क्या हुआ, गैस रहा ही नहीं भाई। गैस क्या हो गया, अगर रिएक्शन कर रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो कोई लॉजिक नहीं है। अब मान लो अमोनिया गैस है, इसको HCl लिक्विड में डाल दिया, भाई साहब ये सॉल्युबल थोड़ी ना होगा, ये तो जाके क्या बना लेगा सर, ये जाके क्या बना लेगा, एक अलग प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहां पर हम नहीं बोल सकते नो हेनरीज लॉ, सर यहां पर हेनरीज लॉ नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये पता चला आपस में जाके रिएक्शन कर गए। आप वैसे गैस को लेते जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसको पानी में डालेंगे तो यहां पर हेनरीज लॉ लग जाएगा, यहां पर हेनरीज लॉ लगता है, यहां हेनरीज लॉ आप लगा सकते।
क्यों? क्योंकि ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे। अब पता चला कोई लेके गया, पता चला वो डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व होने का क्या फायदा भाई? तो याद रखना, जो लोगों को भी लगता हो, ठीक है, जो लोगों को भी लगता हो भैया पहली दो लाइंस कि भैया एक तो कोई रिएक्शन ना हो या फिर कोई जाके डिसोसिएट ना कर जाए, ठीक है, कोई डिसोसिएट ना कर जाए। जैसे HCl गैस है, अब देखो HCl गैस है, अब तुम बोलो सर पानी में इसको डिजॉल्व कर दें। रे बेवकूफ आदमी, जब पानी में जाएगा तो ये क्या कर जाएगा सर, ये तो बना देगा H3O प्लस और Cl माइनस। अब बता, तुझे लगता है कि ये कभी हो पाएगा, यहां हेनरीज लॉ लगा पाएगा? कभी नहीं लगा पाते सर, वो रहा ही नहीं ना, गैस तो गैस रहा ही नहीं। गैस किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस में। तो गैस कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए या फिर डिसोसिएट नहीं करना चाहिए। तो पहली कंडीशन याद रखिएगा ये दोनों, कि भैया ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपको ट्राई करना है कि भैया गैस को आपस में रिएक्ट ना कराए। हाँ, गैस को आपस में रिएक्शन ना कराए। दूसरी चीज, टेम्परेचर भाई इतना भी कम नहीं करना। हमने क्या बोला, अब देखो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि भाई सॉल्युबिलिटी जो गैस की है, कुछ होता है एकदम एक्सट्रीम पे चले जाएं कि सर आपने बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब पता चला फ्रिज में डाल दिया कोल्ड ड्रिंक और भूल गया, फ्रिज में नहीं फ्रीजर में डाल दिया। सोचो, फ्रिज में नहीं डाल के कहां डाल दिया, फ्रीजर में डाल दिया। रे भाई फ्रीजर में डाल देगा, होगा क्या, कुछ देर बाद देखिएगा ना कोल्ड ड्रिंक थोड़ा बहुत जमता है, उसका देखोगे पूरा बर्फ अलग हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक वाला कार्बन अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाते हैं। शायद बहुत देर तक अगर चिल्ड कर दो, बहुत टेम्परेचर लो कर दो, तो बेचारा लिक्विड जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज होना चालू हो जाएगा। तो भैया इतना भी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं करना है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं करना है, ताकि लिक्विड सॉल्वेंट क्या हो, फ्रीज ना हो। दूसरा, प्रेशर इतना ज्यादा हाई मत कर देना कि भैया पता चला कि सर गैस ही गैस रह गया, लिक्विड तो बेचारा घर चला गया। तो 3-4 कंडीशंस याद रखना कि कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, और कोई प्रेशर हाई ना हो जाए, टेम्परेचर बहुत लो ना हो जाए, थोड़ा ठीक ठाक। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है। जैसे क्या बोला भाई 7 घंटे पढ़ ले, रात को सुबह उठना है, प्रैक्टिस करना है, कहानी खत्म। लेकिन अब सर ऐसे थोड़ी ना होता है, 7-8 घंटे कौन पढ़ता है सर। हाँ, देखते हो ना तुम लोग का मोटिवेशन कैसे हो जाता है, लिमिटेशन बहुत जल्दी आ जाती है। 2 घंटा बीता है सर, ब्रेक दे दीजिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई ये मेहनत करते हैं यार, हाँ, खाली मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ना तो सर रात में लगता है कल सुबह से उठ के पढ़ेंगे। आधे लोगों का मोटिवेशन तो गलत टाइम पे आता है उनको। हाँ, रील देख के आता है और गलत टाइम पे आता है, सोते टाइम मोटिवेशन देख रहे हैं, सोते टाइम मोटिवेशन देख रहे हैं कि हाँ मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, और सो गए। सोचो, मोटिवेशन भी आया, प्लान बनाया, कल सुबह 6 बजे ऑर्गेनिक रिएक्शंस पूरी कर जाऊंगा, 8 बजे फिजिक्स कर जाऊंगा, 9 बजे ये कर जाऊंगा। अब सो गए, सुबह उठे, अरे सर मोटिवेशन तो खत्म ही हो गया, फिर से 1 घंटा इंस्टाग्राम देख रहे हैं, मोटिवेशन तलाश रहे। मोटिवेशन में क्या दिख रहा है, हाँ जूस पी लो, ठीक है, फिर सोच रहे यार कोई है भी नहीं पिलाने वाला, किससे पिए, अब चलो आगे चलते। कुछ लोग तो, आधे लोग तो इस चक्कर में फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ की, ये लिमिटेशंस है। इवन एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ देखोगे तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ क्या आती है, जैसे मैंने बोला ना कि जब पहाड़ों पे ऊपर जाते तो ऊपर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है ब्लड के अंदर, उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भैया एनॉक्सिया हो जाता है। जो लोग पहाड़ों पे ही रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम, मतलब ठीक है, उनकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन में बोलते हैं ना कि थोड़ा लेवल कम रहता है, ठीक है, तो ये एनॉक्सिया बोला जाता है, कि इसीलिए वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। सुनते हो ना बार बार कि पहाड़ के लोग बड़े सीधे साधे होते, भाई वो इसीलिए कि भाई ठीक है इतना दिमाग नहीं लगाना, ये इधर ही प्लेन में ही चलता रहता है, ये उसको उसको काट रहा है। पहाड़ पे वो एकदम सुकून भरी जिंदगी चल रही है, चाय पी रहा है मस्त, कोई काम नहीं, चुपचाप देख रहे पहाड़ देख रहे। हाँ हाँ यार, और क्या, हाई एल्टीट्यूड्स पे ये हो जाता है। जैसे अब एक दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं ना भाई साहब, उनके साथ क्या जिंदगी बीत रही है। अगर वो सी लेवल पे हैं, अगर ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, अब अंदर चलेगा, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं तो चलेगा अंदर, उनको तो काम ही यही है। अब स्कूबा डाइवर बेचारा यहां पहुंचा ना, यहां जब पहुंचा तो स्कूबा डाइवर के ऊपर देखो क्या प्रेशर लगेगा। स्कूबा डाइवर यहां पर है तो इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और जब वो यहां तक आ गया, समंदर के नीचे आ गया, अब बेचारा मजे में है, क्यों, जाते टाइम कोई टेंशन नहीं होती। इसके ऊपर देखोगे तो कौन कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, पानी का भी अपना प्रेशर लगेगा। तो आप जब स्कूबा डाइविंग करने जाएंगे तो आप फील कर सकते हैं, अंदर जाएंगे कोई टेंशन नहीं आती। स्कूबा डाइवर्स अंदर जाते हैं ना तो एकदम अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, जितना ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी एयर लेके जाते थे, मान लो सिलेंडर लेके जाना है तो लेके चले जाते थे, जितना ऑक्सीजन नाइट्रोजन था सब डिजॉल्व हो रहा है ब्लड के अंदर, मजा में आ रहा है, बस मजा आ रहा है।
स्कूबा डाइवर्स को दिक्कत आती थी आते टाइम क्या होता था, जाते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, जब रिटर्न आएंगे तो सडनली क्या होगा, सडन प्रेशर डिक्रीज होगा, सडन डिक्रीज इन प्रेशर। अब डिक्रीज इन प्रेशर भैया, ऑक्सीजन अगर ब्लड में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा है आपके ब्लड में तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बायोलॉजी का टर्म यूज कर लो, सेट हो जाता है। दिक्कत क्या होती है, नाइट्रोजन के साथ अंदर जाएगा तो उसको एकदम मजे में रहता है, एकदम मजे में, कोई दिक्कत नहीं, आहा बहुत सुकून की लाइफ, मछलियां दिख रही हैं, हाँ होता है ना कि एकदम सुंदर सुंदर लाइफ दिख रही है। जब बाहर आता है तो उस टाइम क्या होता है, उसको सडनली प्रेशर डिक्रीज होता है, और सडन जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन तो घुस गया भाई, जब अंदर गए हाई प्रेशर में गए, नाइट्रोजन ब्लड के अंदर चला गया, अब नाइट्रोजन को ब्लड में कोई कंपाउंड मिलता नहीं है, अब आते टाइम जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा नाइट्रोजन बोलेगा चलो वापस, हाँ चलो भैया। अब वापस जब निकलना शुरू करेगा, गैस अगर लिक्विड से निकलना शुरू करता है तो वो बनाता है बबल्स, और वो बबल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब सडन डिक्रीज इन प्रेशर आता है तो नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, नाइट्रोजन गैस फॉर्म्स बबल, और ये जो बबल है भाई साहब ब्लड के अंदर एकदम खून खून निकाल देगा, और इसी प्रॉब्लम को हमने क्या बोला, बेंड्स बोला जाता है, इसी प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, बेंड्स बोला जाता है। मतलब शुरुआत में तो लोगों को पता ही नहीं चलता था, स्कूबा डाइवर्स अंदर जाते थे, बाहर आते थे, खून से नहा के आ जाते थे, तो लोगों को लगता था अंदर कोई मछली काट रही है, वो भी समझा, उतना साइंस थोड़ा ना पता है। स्कूबा डाइवर्स घुसता था, बाहर आता, बोलता था भाई यार पूरा हाथ पे फट गया ये। हमारे जैसे लोग बोलते हैं भाई काहे का इतना पढ़ना है, जाने की जरूरत क्या है, समंदर में जाने की जरूरत क्या है भाई, घर पे काम करो, जाने की जरूरत क्या है। लेकिन चलो इन्होंने साइंस को स्टडी करा, इन्होंने बोला भाई सब क्या हो रहा है, तो इन्होंने बोला यार नाइट्रोजन की दिक्कत आ रही है, तो इन्होंने बोला अब हम एयर नहीं ले जाएंगे, एयर में नॉर्मली 79% अपना क्या हो जाता है नाइट्रोजन, 78%, 21% ऑक्सीजन। इन्होंने बोला एयर नहीं ले जाएंगे, एयर के अंदर थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इन्होंने सिलेंडर को मॉडिफाई किया, इन्होंने क्या डाल दिया सर, हीलियम डाल दिया, 11.7% हीलियम डाल दिया। ये हीलियम क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ ज्यादा ही कम होती है, तो ये क्या करेगा सर, इसको ना ब्लड में डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व ही नहीं होगा, नाइट्रोजन बेचारा कम हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा ही रहेगा, ऑक्सीजन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखना, एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोला जाता है बेंड्स, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है बेंड्स। ये बेंड्स प्रॉब्लम जो अवॉइड करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, स्कूबा डाइवर्स ने धीरे धीरे सिलेंडर का कंपोजिशन चेंज कर दिया टू अवॉइड बेंड्स, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। इसको अवॉइड करने के लिए हमने टैंक में क्या डाल दिया, हीलियम डाल दिया। हीलियम का यूज क्या है कि भैया सॉल्युबिलिटी कम होगी, नाइट्रोजन को जाने नहीं देगा, और हमारा ऑक्सीजन हमें कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। तो याद रखिएगा, ये हमारा साइंस था। उसने बोला भाई साहब अंदर जाना है, इसलिए कभी किसी ने स्कूबा डाइविंग, कॉलेज में जाओगे तो करना, ये सब चीजें कॉलेज में जाकर करनी है, ठीक है ना। हाँ, सॉल्यूशन बनाना कैसे है, सॉल्यूशन के बाहर जैसे, ये सब चीजें एप्लीकेशन बेटा कॉलेज में करना है, क्योंकि कॉलेज में पहुंच जाओगे तो फिर कॉलेज में मस्त ट्रिप्स होते हैं गोवा में, कहीं कहीं घूमने के लिए। हाँ, अगर अच्छे कॉलेज में पहुंच गए तो घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट कर देते, नहीं पहुंचे तो फिर घर वाले भी थोड़ा धो देते फिर, और क्या। हमारे घर वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं यार, कभी प्रेशर नहीं देते, कभी कुछ प्रेशर नहीं देते, बस बता देते हैं। लड़कियों के केस में बोल देते हैं बेटा देख लेना, अरे नहीं कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, शादी करा देंगे, और क्या। प्रेशर देते ही नहीं, एकदम नहीं बोलते, देखो कितनी अच्छी सोच होती है उनकी, शादी करा देंगे। लड़के के केस में बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं होगा सिलेक्शन, कोई देखो दुकान है ना, वो सामने वाले देख रहे हो कितना अच्छा दुकान है। प्रेशर देने का काम ही नहीं है, एकदम प्यार से बोलते हैं, ठीक है। हम लोग गलत सोचते हैं ना, जैसे सारी सोच जो है खुद की गलत है, खुद की गलत सोच है, इसलिए हम परेशान होते हैं, और क्या। कभी किसी घर वालों देखा है, हाँ, कभी के किसी मतलब जिसके घर पे पिटाई होती हो, या मतलब जैसे उसको बाहर जो होता है डोमेस्टिक या फिजिकल एब्यूज बोल देते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है। हमारे यहाँ तो हमारे घर वाले तो बोलते हैं बेटा बस तुम्हारी पीठ सीधी कर रहे थे, तुम ना ऐसे टेढ़े चल रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा सीधा कर दे, तुम्हारी बॉडी की एकदम मरम्मत की गई है। वो बोलते ही नहीं, हमारे यहाँ थोड़ी नहीं, ये पेरेंट्स बहुत बहुत कूल आदमी होते हैं भाई। हाँ, और क्या, आजकल तो पेरेंट्स भी आजकल वो भी रील देखते हैं, तो वो भी आजकल यही बोलते हैं कि बेटा माई लाइफ माई रूल्स, मैं बेच के सब निकल जाऊंगा, तुम तो ऐसे ही बहुत टैलेंटेड हो, तुम तो कभी अपने आप को लोअर मानते ही नहीं, स्मार्ट ही मानते हो। मतलब ऐसे ही मैंने सुना, मैंने कहा यार ये डायलॉग ही बड़ा खतरनाक सा है। सोचो एक पेरेंट अपने बच्चे को ये बोल रहे हैं कि बेटा तुम तो ऐसे ही हमें कुछ समझते नहीं हो, तो ठीक है, इट्स ओके, माई लाइफ माई रूल्स, ये मेरे माँ बाप ने दिया था, हम उड़ा के चले जाएंगे, तुम अपना देख लेना, ठीक है। बस बच्चा उस दिन से लगातार पढ़ाई कर रहा है, उस दिन से वो लगातार लगा पड़ा है, क्योंकि उसके पास पता है माई लाइफ माई रूल्स। पेरेंट्स भी समझ रहे हैं ना भाई आजकल, हाँ, और क्या ठीक है।
चलो देखो और क्या, चलो माई लाइफ माई रूल्स करते रहो। तो अवॉइड बेंड्स करने के लिए इन्होंने क्या करा कि हीलियम को ऐड कर दिया। तो अब पूरा का पूरा एक ही न्यूमेरिकल है, प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू काई। और इसके केस में भी जब डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आएगा के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस लिक्विड लिया जाएगा। और अगर मैं बोलूं प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, तो न्यूमेरिकल में याद रखना जैसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन आया प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ले लिया जाएगा। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं, न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं। ये देखिएगा क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी, क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात हेनरीज नहीं करता था, गैस इन लिक्विड इन गैस की बात नहीं करता था, गैस इन सॉलिड की बात नहीं करता था, किसकी बात करता था, गैस इन लिक्विड की बात करता था। चलो ये देखो इसका स्लोप कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इन ग्राफ गिवन बिलो। सर प्रेशर, ये प्रेशर है, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये स्लोप किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, हेनरीज कांस्टेंट को करेगा क्या, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू काई होता था। आगे ये देखिएगा सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में निकालनी है, कैसे सर, आपको ना 300 केल्विन पे और 500 टॉर पे कितना दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी इतनी है। सॉल्युबिलिटी देखना सर, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला याद है ना, S1 बाई S2 इज इक्वल्स टू P1 बाई P2, S1 बाई S2 इज इक्वल्स टू P1 बाई P2, S1 बाई S2 इज इक्वल्स टू P1 बाई P2। कैसे निकालोगे, कैसे होगा सर, यहां पर सॉल्युबिलिटी 0.01 ग्राम पर लीटर, ये S2 हो गया। P1 कितना है, प्रेशर शुरुआत में कितना है 500, बाद में कितना हो गया 750, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, S2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.03 बाई 2, 0.015, ये आ गया ग्राम पर लीटर। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.015 ग्राम पर लीटर। क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्यों सील करते हैं, क्या करने के लिए, प्रेशर इंक्रीज द टेस्ट, इंक्रीज द क्या, वो करने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए करते हैं भैया, प्रेशर इंक्रीज करें, टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। एनॉक्सिया किसकी कंडीशन होती है, एनॉक्सिया इज अ कंडीशन जनरली सीन इन क्लाइंबर्स। सर ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, कैसी बातें कर रहा है लड़का, हाई प्रेशर, कैसी बातें हो रही हैं भाई, ऑब्वियस है प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो प्रेशर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का लो प्रेशर हो जाता है। चलिए अच्छा एक मिनट, एक मिनट सॉरी, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक चीज, पहले ये सब बताओ, ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये बताओ इसका क्या आंसर होगा। न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल से पहले एक लॉ और बताना है, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा स्कूबा डाइवर्स कौन सा यूज करते, किसको यूज करते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बेस्ड होगा तो ऐसे ही मजे ले लेगा वो, एनसीईआरटी बेस्ड होगा तो ऐसे ही मजे ले लेगा। क्या हो जाएगा सर, यहां पर गलती से ये मत टिक मार देना जोश जोश में, भाई नाइट्रोजन इतना भी परसेंटेज नहीं लिया जाता, 11.7% हीलियम, तो ये तो काट ही दो, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन ज्यादा ही परसेंटेज होता है। क्या होगा, क्या होगा जल्दी, कितना होगा, कौन सा नहीं ट्रू है, विच इज नॉट ट्रू, तो प्रेशर इज हाइयर अंडर वाटर, सही बात है सर, लो सरफेस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंड्स, लो सरफेस प्रेशर, बेंड्स आर एक्चुअली द बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड डिक्रीजेज। भाई ये हो ही नहीं सकता ना, हाई प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ये सारे स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेंड्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है बेंड्स के बारे में,
जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट बेंड्स। सर दोनों के दोनों, क्यों दोनों, एक तो पेनफुल है, दूसरा सर ये क्या करता है, कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, और इसी को क्या नाम दे देते हैं, बेंड्स नाम दे देते हैं। इसी को क्या नाम दे देते हैं हम लोग, बेंड्स नाम दे देते हैं। चलो ये बताओ, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड करता है। सर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सबके ऊपर डिपेंड करेगा। जहां तक मुझे दिख रहा है सबके ऊपर ही डिपेंड करेगा, तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो, अब बताना। यहां पर मैं एक हेल्प कर देता हूं, 1 ATM इज 10 की पावर 5 पास्कल्स। अभी के लिए बस इतना याद रखिएगा, 1 ATM इज 10 की पावर 5 पास्कल्स, ऐसे याद रखना। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, CO2 का वाटर के साथ, CO2 इन वाटर KH दिया हुआ है, 1 लीटर सोडा वाटर है, प्रेशर दिया हुआ है, KH इंटू काई कर दो। सर KH इंटू काई CO2 हो गया, प्रेशर कितना है सर, वो पास्कल में दिया हुआ है, पास्कल में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल है, उसको सर किससे डिवाइड कर दे, 10 की पावर 5 से, तो ATM में आ जाएगा। आपने ATM क्यों करना है, बिकॉज KH की वैल्यू कितनी, अरे सॉरी, ये 2.5 ATM है, इसकी वैल्यू 2.5 ATM है, इसको कितना कर दो, क्योंकि भैया 10 की पावर 5 से डिवाइड कर देता हूं, ATM में ये भी आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 10 की पावर 3, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना आ गया, 2.5 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर 3, यही आएगा। कितना एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2.5 डिवाइडेड बाय 1.67, 1.49, या फिर हम बोल दे 10 की पावर -3, या फिर हम इसको ऐसे लिख दे 1.5 इंटू 10 की पावर -3। मोल फ्रैक्शन देखो कितना कम वैल्यू आ रहा है, मोल फ्रैक्शन इतनी ज्यादा कम आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है भाई साहब, कौन सा सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम है यार, 0.0015 है। डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख सकता हूं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में ऐसे लिखा जा सकता है, गैस का मोल फ्रैक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, देख लो। डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, 1.5 इन 10 की पावर -3, बहुत छोटा सॉल्यूशन है, तो इस केस में डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम ऐसा लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, सर वाटर का 1 लीटर पानी में कितना होता है, 1 लीटर पानी मतलब कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम वाटर। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होंगे, इतने होंगे क्या सर, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 55.55 आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55.55 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा। और ये क्या पूछ रहा है, ये मेरे से क्या पूछ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जाम हॉल में एडवांस में आ चुका है, किस दिन आपके पास भी पहुंच जाएगा। मास ऑफ CO2 मतलब 44 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आंसर आ जाएगा, 44 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है सीधा सीधा उसमें पूछा हुआ है, एक बार एडवांस वालों से पूछ दिया हुआ था, और एक बार आपसे भी पूछ सकता है, मूड किया तो पूछ ही देगा। सर इसकी वैल्यू जो आएगी 3.67 ग्राम आ जाएगी, 3.67 ग्राम आ जाएगी, 3.67 ग्राम आ जाएगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो कोई बोले कि अरे सर कहाँ से आया, भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें इतना हाई फाइव कराने का। एनसीईआरटी अगर आप बोर्ड्स के लिए भी करेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन दिख जाएगा। कैसे पता चला डाइल्यूट है, भैया मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत छोटी है, पता चल गया डाइल्यूट है। 55.55 कहां से आया भैया, 1 लीटर पानी बोल रहा है, 1 लीटर पानी मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम वाटर। वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1, तो जितना वॉल्यूम उतना ही उसका क्या हो जाएगा मास, तो 1 लीटर वाटर 1 kg बोल दो सर, उसको नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, ठीक है, हाँ ठीक है।
तो बस ये देख ले भाई। अब यहां पर देखोगे ना तो यहां पर एक और लॉ मुझे बताना है, क्योंकि देखो हमने जो पढ़ा है, हमने अभी जो पढ़ा हेनरीज लॉ, ध्यान सुनिएगा, हेनरीज लॉ कहां वैलिड है, हेनरीज लॉ कहां वैलिड है, हेनरीज लॉ ये वैलिड है जब गैस इन लिक्विड हो, गैस इन लिक्विड हो। और गैस इन लिक्विड में हमने पढ़ा कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यहां पर हमने क्या लिख दिया, प्रेशर ऑफ गैस केज इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये पढ़ा। लेकिन एक लॉ और होता है जो आपको पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी भी ओवरलैप कर रहे हैं। उसको बोलते हैं डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या फिर इंडिविजुअल प्रेशर। अगर आप दो तीन लोगों को मिक्स कर रहे हो, याद रखना नॉन रिएक्टिव गैसेस लोग हैं, अगर नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर है, जैसे यहां पर भी नॉन रिएक्टिव था तो वहां पर भी क्या बोल देते हैं, नॉन रिएक्टिव अगर गैसियस मिक्सचर है, मान लो ये ए है, नंबर ऑफ मोल्स ए के दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स बी के दिए हुए हैं, इस रूम का टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, तो अगर मैं आपसे बोल दूं पार्शियल प्रेशर या फिर इंडिविजुअल प्रेशर, ध्यान से देखिएगा, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए अगर मैं बोलूं आपको, तो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए पीए निकालने का एक तरीका तो ऐसे है कि नंबर ऑफ मोल्स Na/RT/V आइडियल इक्वेशन से। पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर बी बोलूंगा तो प्रेशर ऑफ बी निकालने का एक तरीका ऐसा भी है, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, पी टोटल अगर कर दूंगा तो गैस और गैस दोनों का प्रेशर ऐड हो जाएगा, पीए प्लस पीबी हो जाएगा, Na प्लस एनबी हो जाएगा, RT/V हो जाएगा। आपको ये डेरिवेशंस की जरूरत नहीं, बस आप इतना जान जाइए कि अगर आप ऐसा करें, अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। मैं आपको बस एक चीज बताने आया हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल, और यहां पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल। ये जो होता है ना, इसको हम लोग कहां अप्लाई करते हैं, ये गैस के लिए अप्लाई करते हैं। ये कहां है, गैस इन लिक्विड के लिए, और ये कहां है, गैस इन गैस के लिए। गैस प्लस गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां भी हम लोग बोल देते हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के इंडिविजुअल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के, लेकिन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू क्या कर देते हैं, पी टोटल। तो याद रखिएगा ये कौन सा लॉ है, दिस इज नोन एज डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दिस इज नोन एज डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ध्यान से देखना भाई, ये क्या कहलाएगा, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि भैया गैस और गैस की अगर बात की जाए, जैसे एयर में बात करूंगा तो एयर में क्या होगा, गैस प्लस गैस है, तो वहां पर क्या करा जाएगा, गैस और गैस की बात कर रहे हैं तो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये लेकिन गैस के अंदर यहां पी टोटल लिया जाता है, यहां देखो कांस्टेंट क्या है, पी टोटल, यहां कांस्टेंट क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। तो दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेना, दोनों लॉ में प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, लेकिन एक के केस में कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट है और एक के केस में कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, हो जाएगा। अब आपको ना ध्यान से देखना, अगर मैं कहीं बोलता हूं, ये देखो, अगर यहां लिक्विड के अंदर गैस है, अगर लिक्विड के अंदर गैस है, ये देख लो, लिक्विड के अंदर गैस है, तो यहां पर क्या लगेगा सर, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लगेगा। लेकिन अगर दोनों यहां पर ये देखो गैस ही गैस है, अगर यहां गैस ही गैस है, अगर ऊपर वाले कंपार्टमेंट में देखूंगा तो यहां गैस ही गैस है, तो यहां पर प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा, पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा। यहां पर क्या लगेगा सर, यहां पर डॉल्टन्स लॉ लगेगा, यहां पर कौन सा लॉ लगने वाला है, डॉल्टन्स लॉ, यहां पर कौन सा लगेगा, हेनरीज लॉ। तो ये ध्यान रखिएगा कि भैया हेनरीज लॉ कब लगता है, गैस इन लिक्विड में, और डॉल्टन्स लॉ कब लगता है, गैस इन गैस में। तो ऊपर एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था ना, हाँ आइए, चलिए इस क्वेश्चन को अब पढ़िए, इस क्वेश्चन को अब पढ़िए, ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या होगा, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वाटर। ध्यान से पढ़ना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा क्वेश्चन आना हुआ ना, जैसे बोलते हैं ना आजकल बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट पेपर आएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट में आ जाते हैं, दो चीजों को मिला दिया जाएगा। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मोल्स, मोल वो निकालना है।
assuming that temperature is 25 degrees Celsius and total pressure is 180 and mole fraction of nitrogen is 0.78। ध्यान सुनना, अपने पास टोटल प्रेशर दिया हुआ है, केएच दिया। अब जल्दी जल्दी में लोग क्या करेंगे, ये देखो सर केएच इनटू काई, ये देखो प्रेशर कितना दिया है 180 केएच कितना दिया है सर इतना दिया है, और मोल फ्रैक्शन कितना दिया है 0.78। एग्जाम हॉल में पुट कर लेंगे, जा सब तो दिया ही है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, सब तो दिया ही हुआ है, निकालना क्या है भाई। अगर तुमने सही से नहीं सोचा तो निकालने में भैया बैंड बच जाएगी। कैसे भैया, एक काम करो, पहले दो कंडीशन है, नाइट्रोजन इन एयर है, नाइट्रोजन इन एयर बोल रहा है, तो पहला काम करो सर यहां पर डाल्टन्स लॉ लगेगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इनटू पी टोटल कर दो। सर नाइट्रोजन का एयर में मोल फ्रैक्शन कितना दिया है और टोटल प्रेशर कितना, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ओरिजिनली कितना आया, अगर मैं इसको mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करूंगा तो 760 mmHg आ जाएगा, 760 mmHg आ जाएगा। तो यहां पर मैंने कौन सा लॉ लगाया, यहां पर मैंने डाल्टन्स लॉ लगाया, मुझे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया, मुझे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। अब मैं प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को लेके कहां आया, वाटर के अंदर। अब नाइट्रोजन इन वाटर आया, वहां पर एयर के साथ था, अब यहां नाइट्रोजन वाटर के साथ आया। अब ध्यान से देखिएगा, केएच का यूनिट देखो भाई साहब, केएच का यूनिट देखो, केएच का यूनिट क्या बता रहा है, केएच का यूनिट क्या बता रहा है। अगर आपने सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हो तो ये मोलरिटी अपॉन mm ऑफ Hg बता रहा है। यूनिट देख के भी आप फॉर्मूला बता सकते हो, यूनिट देख रहे हो, यहां पर क्या है मोलरिटी है, केएच का फॉर्मूला जरूरी नहीं कि मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन में डाल्टन्स ने बताया था, मैं यूनिट देख रहा हूं, केएच का फॉर्मूला यहां से मुझे दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रेशर लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय प्रेशर लिख सकते हैं। केएच की वैल्यू कितनी दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो निकालना है। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, आ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा नाइट्रोजन का इन वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर कितना हो जाएगा 8.42 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 0.78 इंटू 760, यही होगा शायद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर। मल्टीप्लाई करो जितना भी आए, कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 8.42 इंटू 0.78 इंटू 760, इसकी वैल्यू देखोगे तो यहां पर आ जाएगा 4.99 इंटू 10 की पावर -4 मोलरिटी आ जाएगी। तो ये देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हेनरीज लॉ में। हेनरीज लॉ में ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। यहां पर कौन सा लॉ यूज कर रहे हो, यहां डाल्टन्स लॉ यूज हो रहा है, यहां डाल्टन्स लॉ यूज हो रहा है, और यहां पर कौन सा लॉ यूज हो रहा है, हेनरीज लॉ यूज हो रहा है। सर फॉर्मूला मैंने चेंज कैसे कर दिया, तो इतना यूनिट डायमेंशन आपने पढ़ा हुआ है कि आपको पता चल गया कि केएच का वैल्यू मोलरिटी अपॉन mm ऑफ Hg दिख रहा है, तो ये मोलरिटी अपॉन mm ऑफ Hg, ये मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय प्रेशर कर दिया। हाँ मुझे कोई बोल रहा है, सही बात है, प्रेशर इज इक्वल टू बेटा केएच इंटू काई होता था। यहाँ केएच का यूनिट क्या होता था, प्रेशर का यूनिट होता था ना, प्रेशर का यूनिट होता था। यहाँ प्रेशर का यूनिट है क्या, नहीं है ना, प्रेशर का यूनिट है क्या, नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज करूंगा भाई, यूनिट्स डायमेंशन लगा दो। अगर मैं कहीं पर बोल रहा हूं, कहीं मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरी वेलोसिटी जो है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहीं वेलोसिटी बोल रहा हूं कि मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, मेरी वेलोसिटी 30 डेसीमीटर पर आवर है, तो क्या आप वही मीटर और सेकंड में पुट करेंगे, नहीं ना पुट करेंगे भाई। अगर डेसीमीटर पर आवर दिया है तो मतलब क्या करेंगे, लेंथ किस में पुट करेंगे, डेसीमीटर में, टाइम किस में पुट करेंगे, आवर में। तो वही सेम चीज है यहां पर भी। अगर मुझे केएच का यूनिट दिख गया, यही तो यूनिट डायमेंशन का गेम है, केएच का यूनिट दिख गया तो उसको उसके हिसाब से पुट कर दो, उसके हिसाब से पुट कर दो। केएच की वैल्यू यूनिट देख के डिसाइड करना, मोलरिटी अपॉन mm ऑफ Hg, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, केएच कैसे आएगा, ये यूनिट कैसे आएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रेशर। अबे भाई फिजिक्स, फिजिक्स में मास्टर साहब इतना चिल्ला चिल्ला के फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन ही पढ़ाते हैं, उनको लगता है यूनिट डायमेंशन इसीलिए पढ़ी जाती है भाई कि भैया फॉर्मूला हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब कोई बोले सर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, निकाल दो, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देखिए आपको मजा आएगा। हेनरीज लॉ दिया हुआ है, एयर के अंदर नाइट्रोजन इन एयर भी दिया हुआ है, एक बार कैलकुलेट करके देखिए आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। प्रेशर ऑफ एयर दिया हुआ है, नाइट्रोजन इन एयर की बात कर लेते हैं पहले। सर क्या होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किस में, एयर में, इनटू क्या कर देंगे, पी टोटल एयर का, यही करेंगे ना। यहां पर कौन सा लॉ लग रहा है, डाल्टन्स लॉ। सर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू कितना है, टोटल 5 एटीएम है, तो 4 एटीएम आ गया। ये हमने लगा के क्या निकाल दिया, नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल दिया डाल्टन्स लॉ लगा के। अब नाइट्रोजन कहां जा रहा है, पानी के अंदर, नाइट्रोजन इन वाटर, ये नाइट्रोजन वाटर में चला गया, नाइट्रोजन इन वाटर चला गया। क्या बोल रहा है कि सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन दिस। सर इसका क्या होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये देखना, इज इक्वल्स टू केएच ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर लिख सकता हूं, ये देख लो। सर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 4 एटीएम, केएच की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 5 एटीएम, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर कितना आ गया। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4/10 की पावर 5, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -5, ये लिख सकते हैं। ये वैल्यू बहुत कम है, मतलब ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 की पावर -5। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 10 है क्या, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स देखोगे 4 इंटू 10 की पावर -4, वही तो पूछ रहा है, 4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो ये देख लेना, ये दोनों क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।